हेलो फ्रेंड, मैं बेटर स्टडी पॉइंट से जयदेव वर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूं, हिंदी भाषा का विकास एवं इतिहास का पहला पार्ट, वो भी एक बेहतरीन और शानदार तरीके के साथ में। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट क्या कह रहा है देखते हैं। हिंदी भाषा के 3 रूप होते हैं। कितने रूप हैं? हिंदी भाषा के 3। क्वेश्चन बन सकता है हिंदी भाषा को कितने रूपों में बोला जा सकता है, तो 3 रूपों में बताया जा सकता है। कौन कौन से होते हैं? मौखिक भाषा होती है, लिखित भाषा होती है और सांकेतिक भाषा होती है। कौन कौन सी होती है? मौखिक रूप से भी, लिखित रूप से भी और सांकेतिक रूप से। ये 3 भाषाएं होती हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला पॉइंट है हिंदी भाषा का विकास। तो हिंदी भाषा का विकास क्या है? विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। कितनी भाषाओं में से एक है? हिंदी 3000 भाषाओं में से एक है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि हिंदी लगभग कितने भाषाओं में से एक है, तो 3000 भाषाओं में से एक है विश्व में हिंदी। और हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी एक भारोपी परिवार की भाषा है। किस परिवार की भाषा है? हिंदी एक भारोपी परिवार की भाषा है। और इसमें कितनी लिपियां हैं? 400। किसमें? हिंदी में कितनी लिपियां हैं? 400 लिपियां हैं। और ये किस परिवार की भाषा है? एक भारोपी परिवार की भाषा है। क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो हिंदी एक भारोपी परिवार की भाषा है। आगे देखिए अगला, भारत में 4 भाषा परिवार हैं। कितने भाषा परिवार हैं? 4 पूछ लिया जाता है कि कितने भाषा परिवार हैं। 4 कौन कौन से हैं? भारोपी है, द्रविड़ है, आस्ट्रिक है और चीनी तिब्बत। कौन कौन से हैं? भारोपी, द्रविड़, आस्ट्रिक और चीनी तिब्बत। और इसका भारत में प्रतिशत भी है कि कितने कितने प्रतिशत है, तो 73% है। कि कौन सा है? भारोपी है। भारोपी कितना परसेंट है? 73% भारत में। और द्रविड़ कितना परसेंट है? 25%। और आस्ट्रिक कितना है? 1.3%। और चीनी तिब्बत कितना है? 0.7%। ये भारत में इनका प्रतिशत है। और किस क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो उत्तर भारत में, भारत के उत्तर भारत में भारोपी परिवार का सबसे अधिक परसेंट है। कहाँ पर? अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि भारोपी परिवार सबसे अधिक कहाँ पर है, तो उत्तर भारत में। द्रविड़ कहाँ पर है? दक्षिण भारत में। और आस्ट्रिक कहाँ पर है? जनजातीय क्षेत्रों में। कहाँ पर है? जनजातीय क्षेत्रों में। और चीनी तिब्बत कहाँ पर है? चीनी तिब्बत कहाँ पर है? हिमाचल क्षेत्रों में। कहाँ पर? हिमाचल क्षेत्रों में। कहाँ पर है? हिमाचल क्षेत्रों में। आगे देखिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट, भारतीय आर्य भाषा के 3 कालों में विभाजित किया गया। भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में विभाजित किया है? 3 कालों में। क्वेश्चन बन जाता है, बता देना कि भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में बात करती है? 3 काल। कौन कौन से काल होते हैं देखते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसका समय था 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इनका समय क्या था? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसका समय कब से कब तक था? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। कब तक था? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इसका समय था 1000 ईस्वी से अब तक ये भाषाएं थीं। इनकी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में कौन सी भाषाएं प्रचलित थीं देखते हैं। तो इसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, ये 2 भाषाएं इसमें प्रचलित थीं। क्वेश्चन बन जाता है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में किस भाषाएं बोली जाती थी, तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, ये 2 भाषाएं बोली जाती थी। कितनी भाषाएं थी? 2। कौन सी थी? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। इनका समय क्या था? वैदिक संस्कृत का समय क्या था? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक वैदिक संस्कृत का विकास प्रचलन रहा था। उसके बाद 1000 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक लौकिक संस्कृत रही। उसके बाद मध्यकालीन भारत आ गया। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तो इसमें 2 भाषाएं प्रचलित थीं, पाली और प्राकृतिक। कौन सी थी? पाली और प्राकृतिक। तो पाली भाषा में महात्मा बुद्ध के सारे उपदेश महात्मा बुद्ध के किस भाषा में दिए गए हैं? पाली भाषा में। और प्राकृतिक में किसके दिए गए हैं? महावीर स्वामी के। सारे उपदेश महावीर स्वामी के किस भाषा में दिए गए हैं? प्राकृतिक भाषा में। किस भाषा में दिए गए हैं? प्राकृतिक भाषा में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है
कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो भारतीय आर्य भाषा के कौन कौन सी भाषाएं? इसमें बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी और सिंधी, इसमें ये भाषाएं प्रचलित हैं और अभी भी जारी हैं। आगे देखिए अगला अगला क्या कह रहा है? अगला अगला कह रहा है वैदिक संस्कृत। तो इसमें भी क्वेश्चन बन जाता है कि वैदिक संस्कृत या प्राचीन संस्कृत का उपयोग। तो पूछ लिया जाता है कि वैदिक संस्कृत का, प्राचीन संस्कृत का उपयोग किस वेदों में कहाँ पर किया गया है? तो वेदों में किया गया है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन वेदों में वैदिक संस्कृत का उपयोग किया गया है। तो पूछ लिया जाता है सामवेद में किस संस्कृत का प्रयोग है, या सामवेद में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, ये किस काल की भाषा है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल की भाषा है, समय की भाषा है। ये वैदिक संस्कृत में लिखी गई थी। कौन सी? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनके अलावा पुराण और उपनिषद भी, इनमें भी वैदिक संस्कृत का रूप देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा लौकिक संस्कृत में किसका उपयोग किया गया था? लौकिक संस्कृत देखिए, तो लौकिक संस्कृत में ये पाणिनि की जो रचना थी अष्टाध्यायी, ये पाणिनि की रचना है। उसमें लौकिक संस्कृत का उपयोग देखने के लिए मिलता है। उसी से लौकिक संस्कृत उभर कर सामने आई। और इसके अलावा 500 ईसा पूर्व में रामायण और महाभारत में भी इसका रूप देखने के मिलता है। किसका? लौकिक संस्कृत का। लौकिक संस्कृत को कहाँ पर भी मिल जाता है? रामायण और महाभारत में भी लौकिक संस्कृत का रूप देखने के लिए मिल जाता है। लौकिक संस्कृत को वैदिक संस्कृत का विकास रूप कहा जाता है। अगर पूछ रहे थे कि लौकिक संस्कृत को किस संस्कृत का विकास रूप कहते हैं, तो वैदिक संस्कृत का विकास रूप कहते हैं। रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो लौकिक संस्कृत का। या महाभारत में लौकिक संस्कृत का। अष्टाध्यायी किस भाषा में लिखी गई? लौकिक संस्कृत में। किस समय की भाषा थी ये? तो प्राचीन आर्य भाषा की समय की भाषा है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप किसी से तरह क्वेश्चन बन जाए, आप आराम से बता सकते हो। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विकास क्रम है ये। तो ये देखिए, ये हिंदी का विकास क्रम है। यहाँ से भी क्वेश्चन अधिकतर बन जाता है कि हिंदी का विकास क्रम। तो सबसे पहले संस्कृत भाषा थी। संस्कृत भाषा से फिर पाली से फिर प्राकृतिक, और प्राकृतिक से अपभ्रंश बनी। अपभ्रंश की टूटी फूटी भाषा होती अपभट्ट, और अपभट्ट से ये प्राचीन और प्रारंभिक की हिंदी बनी। तो अगर पूछते हैं कि हिंदी का विकास क्रम किस भाषा का है, तो अपभ्रंश का माना जाता है, क्योंकि ये अपभट्ट एक टूटी फूटी भाषा होती है। अपभ्रंश ये अपभ्रंश का अपभ्रंश होती है, इसलिए अपभट्ट टूटी फूटी भाषा है अपभ्रंश का। इसलिए हिंदी का विकास क्रम किससे हुआ है? अपभ्रंश से। किससे हुआ है? अपभ्रंश से। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी की आद्य जननी संस्कृत भाषा है। तो हिंदी भाषा की आद्य जननी कौन सी भाषा है? तो हिंदी भाषा की आद्य जननी संस्कृत भाषा को कहा जाता है। क्वेश्चन बन जाता है कि हिंदी की आद्य जननी किस भाषा को कहा जाता है? तो हिंदी की आद्य जननी संस्कृत भाषा को कहा जाता है। क्लियर है। अगला देखिए अगला क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से बन जाता है। अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से बनता है। तो देखते हैं अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास। अपभ्रंश जो थी उससे आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास किस तरह से हुआ है? तो देखते हैं शौरसेनी अपभ्रंश। तो शौरसेनी अपभ्रंश से किस आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ है, ये देखते हैं। तो प्राचीन हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती, ये तीनों का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। कहाँ से हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से। तो क्वेश्चन किस तरह से बनता है इसमें कि शौरसेनी अपभ्रंश से किस आधुनिक भाषा का विकास हुआ है? तो किसका हुआ है? पश्चिमी हिंदी का हुआ है, राजस्थानी का और गुजराती का। ये तीनों आधुनिक भाषाओं का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? शौरसेनी से हुआ है। पैशाची अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है? लहंदा पाकिस्तान की भाषा है और पंजाबी। तो आपने पैशाची, अधिकतर लोगों ने पैशाची को तो पढ़ा ही नहीं होगा, क्योंकि अधिकतर किताबों में नहीं दिया है पैशाची। तो यहाँ देख लें आप। तो पैशाची लहंदा पाकिस्तान की है और पंजाबी, ये पैशाची भाषा से विकास हुआ है इसका अपभ्रंश से।
और ब्राह्मण से किसका हुआ है? तो सिंध का। ब्राह्मण अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? सिंध का। और कच्छ से किसका हुआ है? पहाड़ी भाषाओं का। कच्छ से पहाड़ी भाषा का हुआ है। और महाराष्ट्री से किसका हुआ है? मराठी भाषा का। महाराष्ट्री से किसका हुआ है? मराठी भाषा का विकास हुआ है। और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है अर्ध मागधी भाषा अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है? अर्ध मागधी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है? तो पूर्व हिंदी का। किसका हुआ है? पूर्व हिंदी का। या पूर्व हिंदी का किस अपभ्रंश से विकास हुआ है? पूर्व हिंदी का किस अपभ्रंश का विकास हुआ है? तो अर्धमागधी से। किससे हुआ है? अर्धमागधी से। और अर्धमागधी से हुआ है। आगे देखिए, मागधी से किस आधुनिक भाषा का विकास हुआ है? मागधी अपभ्रंश से किस आधुनिक भाषा का विकास हुआ है? तो बिहारी, उड़िया, बंगाली और असमिया। बिहारी, उड़िया, बंगाली और असमिया। किससे हुआ है? बिहारी, उड़िया, बंगाली और असमिया। इनका विकास किससे हुआ है? मागधी से। मागधी से अगर पूछ लिया कि बिहारी किस अपभ्रंश से विकास हुआ है बिहारी का? तो मागधी से। उड़िया का किससे हुआ है? मागधी से। और बंगाली का किससे हुआ है? मागधी से। और असमिया का किससे हुआ है? मागधी से। और अर्धमागधी से किसका हुआ है? तो अर्धमागधी से पूर्व हिंदी का विकास हुआ है। पूर्व हिंदी में कौन सी बोली आती हैं? तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये पूर्व हिंदी की बोलियाँ हैं। किसकी बोलियाँ हैं? पूर्व हिंदी की बोलियाँ कौन सी हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है भारत में हिंदी भाषी 9 राज्य हैं। तो भारत में हिंदी भाषी कितने राज्य हैं? 9। क्वेश्चन बन सकता है भारत में हिंदी भाषी कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। और एक केंद्र शासित प्रदेश है। और कितना? एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये हिंदी भाषाई है। और राज्य कौन से हैं देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश, हिंदी भाषाई राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये हिंदी भाषाई राज्य हैं। जबकि भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को। भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषा को। हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषा है। हिंदी क्या है? विश्व की एक प्रमुख भाषा है और एवं भारत की राजभाषा है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है? तो हिंदी भारत की एक राजभाषा है। इसका कहाँ पर किस अनुच्छेद में? 343 में। आगे देखिए अगला, हिंदी की उपभाषाएं व बोलियां। हिंदी की उपभाषाएं व बोलियां कौन सी हैं? तो देखते हैं बोली क्या होती है? अगर क्वेश्चन पूछ लिया बोली, तो बोली क्या होती है? एक छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली क्या कहलाती है? एक छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? बोली। और इस बोली में साहित्य रचना नहीं होती है। अगर क्वेश्चन बना है कि बोली में साहित्य रचना होती है या किस भाषा में साहित्य रचना होती है, ऑप्शन दे दिया, तो बोली में साहित्य रचना नहीं होती है। आगे देखिए अगला क्या है? अगला क्या है? उपभाषा। उपभाषा क्या है? अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है, अगर कोई बोली होती है उसमें अगर साहित्य रचना होने लगे और क्षेत्र विस्तार हो जाता है, तो वह बोली ना रहकर क्या बन जाती है? उपभाषा। क्या बन जाती है? उपभाषा। कब बनती है? वह जब उसमें साहित्य रचना हो जाए और उसका क्षेत्र विकास बढ़ जाए, तो वो बोली ना रहकर क्या बन जाती है? उपभाषा। आगे देखिए भाषा क्या क्या होती है? साहित्यकार जब उस उपभाषा को अपने साहित्य द्वारा परिनिष्ठित सर्वमान्य रूप प्रदान कर दे। परिनिष्ठित सर्वमान्य रूप प्रदान कर दे कौन? साहित्यकार। किसको? उस भाषा को, उपभाषा को। तो वह क्या? और उसका क्षेत्र अधिकार बढ़ जाए, सम्मान मिल जाए, प्रदान हो जाए और उसका क्षेत्र अधिकार भी बढ़ जाए, तो वह उपभाषा न होकर भाषा कहलाने लगती है। क्लियर है? अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पर भी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या
यूट्यूब पर भी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपका पूरा सॉल्यूशन दूंगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिससे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आने वाला वीडियो समय से मिल सकेगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। अगला वीडियो आपके लिए दूसरा पार्ट लाऊंगा। इसी का दूसरा पार्ट है, वो भी एक अच्छे तरीके से है, शानदार तरीके से है, उसको भी देखना इससे आगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।